गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को और देखते हैं आज पहली न्यूज़ क्या है। तो देखिएगा, 74वीं फीफा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, मतलब कहाँ पे किया गया, तो थाईलैंड में किया गया। और आपको पता है जब थाईलैंड में 74वीं फीफा कांग्रेस का आयोजन हो रहा था तो इसी आयोजन में क्या हुआ ना, घोषणा कर दी गई कि जो फीफा महिला विश्व कप है 2027 का वो कहाँ पे होगा, तो ब्राज़ील में होगा। तो इसे एकदम याद रखना है कि जब 74वीं फीफा कांग्रेस का आयोजन हुआ कहाँ पे, थाईलैंड में, तो इसी आयोजन के दौरान ये डिक्लेयर कर दिया गया कि महिला फीफा विश्व कप 2027 में जो आयोजित होगा वो कहाँ पे होगा, तो ब्राज़ील में होगा। ठीक है, अब देखना ये जो फीफा महिला विश्व कप है ना, लास्ट 2023 में हुआ था और हर एक 4 साल पे इसका आयोजन होता है। तो अब नेक्स्ट कब होगा, तो 2027 में। हम आगे देखेंगे 2023 में कहाँ पे हुआ था ये, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ था। किसका, तो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का। तो इसके बारे में देखिए, प्रत्येक 4 साल में आयोजित होता है। शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में। और 9th फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कब हुआ, 2023 में। और जो ब्राज़ील में होने वाला है ना 2027 में, वो 10th नंबर का होगा फीफा महिला विश्व कप। 2023 में जो आयोजित हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। और आप देखोगे उसमें विजेता कौन रहा, तो स्पेन रहा। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को याद रखना है आपको। अगली न्यूज़ है कि ढाका में, ढाका बोले तो बांग्लादेश की कैपिटल, ढाका में भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन हुआ है। अब ये जो भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव है ना, ये महोत्सव जो है आध्यात्मिक संत फ़कीर लालन शाह की 250वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ये जो महोत्सव है किनके अवसर पे किया जा रहा है, तो जो आध्यात्मिक संत थे ना फ़कीर लालन शाह, उनकी 250वीं जयंती है, उसके अवसर पर भारत बांग्ला बाउल संगीत जो है उसका आयोजन हुआ है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बाउल गीत को कब यूनेस्को इंटैजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था, तो 2008 में। मतलब बाउल गीत को 2008 में यूनेस्को इंटैजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था। अगली न्यूज़ है कि टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो 2024 निकाली गई है उसमें ना टॉप 100 में भारत के दो कॉलेज आए हैं। ठीक है, अब ये 2 कॉलेज कौन कौन से हैं, तो हमें नाम याद रखना है। तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो कि केरला में है वो 81वें रैंक पे है। और 96वें रैंक पे कौन सा है, तो अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। तो टॉप 100 में अकॉर्डिंग टू टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 हमारे इंडिया के 2 कॉलेज है 81 रैंक पे, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो कि कोट्टयम केरला में है, और दूसरा 96वें रैंक पे अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु चेन्नई में अवस्थित है। अगली न्यूज़ है कि फोर्ब्स ने वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2024 की लिस्ट जारी की है। और आपको पता है कि ये जो वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2024 है, इसमें शीर्ष स्थान पे जो पुर्तगाल देश की फुटबॉल खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है, तो पुर्तगाल से है। ठीक है, किस खेल से संबंध है इनका, तो फुटबॉल से है। और ये 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल कमाई के साथ सूची में शीर्ष स्थान पे है। मतलब ये वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स में शीर्ष स्थान पे है कौन, तो रोनाल्डो। अगली न्यूज़ है कि क्रोएशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं कौन, तो आंद्रेज प्लेकोविक। कौन नियुक्त हुए हैं, तो आंद्रेज प्लेकोविक जो है वो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इनका संबंध किस पार्टी से है, तो क्रोएशियाई डेमोक्रेटिक यूनियन। ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक नज़र ये रखना है कि क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो आंद्रेज प्लेकोविक। अगर क्रोएशिया के बारे में आप देखो तो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित देश है। मतलब क्रोएशिया किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, राजधानी कहाँ है क्रोएशिया की, तो जकरेब है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो जोरान मिलानोविक जो है वो क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं।
अगली न्यूज़ है कि भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो केरल के कोची में। और किस पे किया जाएगा? ये INS द्रोणाचार्य पे किया जाएगा। अब आपके लिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि जो त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला है इसमें कौन कौन से देश शामिल है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। और इसका दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो कोची में। कोची कहाँ है? केरल। कोची याद आ रहा है ना, वास्को डी गामा सर्वप्रथम इसी क्या बोलते हैं कोची कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। उसके बाद आप देखो ये जो अभ्यास हो रहा है, ठीक है, तो ये अभ्यास जो है ये किस पे हो रहा है? तो INS द्रोणाचार्य पे हो रहा है। अगली न्यूज़ है कि दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला बहुत ही ज़्यादा ये पर्यावरण के लिए क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील ये घटना मानी जा सकती है जो घटित हुई है। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला में क्लाइमेट चेंज के कारण लगभग सारे ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ग्लेशियर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सोर्स ऑफ वाटर के लिए कितना ज़्यादा ग्लेशियर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वेनेजुएला में कुल 6 ग्लेशियर थे जिनमें से 5 पूरी तरह से पिघल चुके हैं। और आखिरी ग्लेशियर जो था हम्बोल्ट ग्लेशियर वो भी पिघलकर इतना छोटा हो गया है कि वैज्ञानिक इसे बर्फ़ का मैदान कह रहे हैं। क्योंकि ग्लेशियर होने के लिए ना जो वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि लगभग 10 हेक्टेयर पे ये फैला होता है, बट हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है वो 2 हेक्टेयर के आसपास ही सिमट के रह गया है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील घटना मानी जा रही है क्लाइमेट चेंज को लेके। तो इसको देखना है तो पूछा जा सकता है हम्बोल्ट ग्लेशियर किस देश में अवस्थित है? तो वेनेजुएला देश में अवस्थित है। अब देखिए धरती का 10% हिस्सा ग्लेशियर से बना है जिसमें 70% से ज़्यादा फ्रेश वाटर मिलता है। आप समझ रहे हो, बस 10% जो हिस्सा है ना वो ग्लेशियर से बना हुआ है पृथ्वी का, और इसमें 70% जो है वो फ्रेश वाटर क्या मिलता है इसमें? 70%। अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगली न्यूज़ है कि हाल ही में जारी एक स्टडी में कहा गया कि बिहार में स्थित कांवर झील जो है वो धीरे धीरे सूखती जा रही है, ठीक है। और आप सभी को पता है ना कि कांवर झील जो है वो एकमात्र ऐसा स्थल है जो रामसर साइट में शामिल है। और रामसर साइट में कब शामिल हुआ था? ये 2020 में, ठीक है। और ये कहाँ पे अवस्थित है? कांवर झील जो है जिसको कांवरताल भी बोलते हैं, ये बेगूसराय बिहार में। ये प्रवासी जो पक्षी है उनका क्या है? तो निवास स्थल है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगली न्यूज़ है कि अमेरिकी देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क ने 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस की खोज की गई है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि विशाल वायरस की खोज किस देश के द्वारा की गई है? तो अमेरिका देश के द्वारा। अब आप सोचो कि मैम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये वायरस, विशाल वायरस? तो देखिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना क्योंकि यह वायरस जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह इस बात की जानकारी देता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ। अब ये जो विशाल वायरस खोजा गया है, ठीक है, येलोस्टोन पार्क जो कि अमेरिका में है उनके द्वारा, तो ये बता रहा है ना कि पृथ्वी पर जीवन कैसे स्टार्ट हुआ, उसको ये वायरस क्या करता है, तो जानकारी प्रदान करने में हेल्प कर रहा है। अगली न्यूज़ है कि भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म का सफल परीक्षण किया है। पोर्टेबल बोले तो पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब कि है ना एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकता है, आ जा सकता है, जिसका ना फ़ायदा आपदा के दौरान बहुत ही अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल का। और ये किसने स्टार्ट किया है? तो भारतीय वायुसेना ने। फरवरी 2022 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। और इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है? तो भीष्म। इसका सफल परीक्षण भी हो गया है। तो ये रहा आपके आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर अपने फीडबैक दिया कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू।